नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी श्रेय अड्डा में आपका स्वागत है। जूनियर सुपर टेट के लिए जो आपका पहला पेपर है उसके लिए हम मॉडल पेपर जो है आपको करा रहे हैं। तो अभी तक हम 3 मॉडल पेपर देख चुके हैं। यदि पिछला तीसरा मॉडल पेपर आपने नहीं देखा है तो ये जो मॉडल पेपर का आप थंबनेल देख पा रहे हैं, ये साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। मॉडल पेपर नंबर 3 में हमने देखे थे सामान्य ज्ञान और रीजनिंग के प्रश्न। इसमें 50 प्रश्न हमने कॉमन पेपर वाले जो है वो देखे थे। इसी तर्ज पर आज हम देखेंगे हमारा मॉडल पेपर नंबर जो है वो 4, और इसके अंतर्गत भी हम 50 प्रश्न जो है वो देखेंगे। और ये प्रश्न सामान्य ज्ञान और रीजनिंग के होंगे। समसामयिक घटना यानी कि करंट अफेयर जो है हम इसमें नहीं देखेंगे, क्योंकि करंट अफेयर के प्रश्न हम आपको अलग से जो है वो करा रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य की जो सीमा है वो बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर या मेघालय? आपको एक्चुअल स्थिति पता होना चाहिए, तो इस टाइप के प्रश्न आप आसानी से जो है वो कर ले जाएंगे। बांग्लादेश आप ये तो जानते हैं कि भारत के पड़ोसी देश के अंतर्गत जो है ये आता है, और 3 ओर से ये भारत से जो है वो घिरा भी हुआ है, और दक्षिण में ये बंगाल की खाड़ी को भी स्पर्श करता है। और आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो मणिपुर आपका यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? तो मणिपुर से नहीं मिलती, बाकी इन सभी से जो है वो मिलती है, क्योंकि मैंने बताया कि 3 ओर से भारत से घिरा हुआ है। और बांग्लादेश के अगर बारे में बात करें तो बांग्लादेश डेल्टाई प्रदेश है। विश्व के सबसे बड़े डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर स्थित है। यहाँ पर धान जो खाद्यान्न है, जूट है, इन सब फसल भी पैदा होती हैं। यही कारण है इस देश को सोनार वाला भी जो है वो कहा जाता है। प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए सोनार वाला, तो बांग्लादेश को जो है वो कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है कि हरिके बैराज इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत इनमें से किन नदियों के संगम पर स्थित है? यही प्रश्न हरिके बैराज से रिलेटेड एक दूसरे तरीके से इससे पहले पूछा गया था। बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा? रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, चिनाब सतलुज या व्यास और सतलुज? तो हरिके बैराज जो है वो इनमें से किन नदियों के संगम पर है, ये आपको बताना है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन नंबर डी वाला व्यास और सतलुज जो है वो सही हो जाएगा। इन्हीं नदियों के संगम पर स्थित है आपका हरिके बैराज। इसी से इंदिरा गांधी नहर जो है उसका उद्गम भी जो है वो होता है। साथ ही साथ अगर बात करें ये स्थान जो है, तो राजस्थान की सिंचाई की दृष्टि से सबसे ज्यादा जो है वो महत्वपूर्ण है। और ये जो मुख्य नहर है हरिके बैराज रामगढ़ तक 683 किलोमीटर जो है वो लंबी है। तीसरा प्रश्न देखते हैं कि दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर जो है वो स्थित है? व्यास, चिनाब, रावी या सतलुज? बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन एबीसीडी में से बी वाला ऑप्शन चिनाब जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दुलहस्ती पावर स्टेशन चिनाब नदी पर स्थित है, और डोडा जिले में दुलहस्ती परियोजना प्रारंभ करने का जो निर्णय है वो 1982 में जो है वो लिया गया था। अप्रैल 1983 में अगर बात करें इसके 1 साल बाद, तो इसकी आधारशिला उस समय के जो प्रधानमंत्री थी, इनका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी, उनके द्वारा जो है वो रखी गई थी। और ये जो परियोजना थी इस पर वास्तविक कार्य 1989 से जो है वो स्टार्ट हुआ था। तो दुलहस्ती पावर स्टेशन चिनाब नदी पर स्थित है। चौथा प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा राज्य सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु? सीधा सा प्रश्न है, बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका मध्य प्रदेश पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सोयाबीन के अग्रणी उत्पादक में मध्य प्रदेश का नाम आता है। पांचवा प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है? हल्दिया, डिगबोई, कोयली या मथुरा? भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई इनमें से कौन सा सही होगा, ये आपसे जो है वो पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो काफी चर्चित है आपका डिगबोई। ये आपका भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई के रूप में जानी जाती है। छठा नंबर प्रश्न है कि बेलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? बताइए लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज, अभ्रक में से कौन सा सही होगा। बेलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आपका लौह अयस्क जो है वो सही होगा। लौह अयस्क से संबंधित है बेलाडीला खान।
सातवां प्रश्न देखते हैं कि भारत के CAG नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं। प्रश्न हमने पढ़ लिया। चार ऑप्शन है। नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं, लोक वित्त संरक्षक के रूप में, सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार के रूप में, या उपयुक्त सभी के संरक्षक के रूप में। बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। भारत के CAG नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं, तो लोक वित्त संरक्षक के रूप में जो है वो कार्य करते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार भी लिखा हुआ है, तो सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार या विधिक जो सलाहकार है उसके रूप में भारत के अटॉर्नी जनरल जो है वो वर्क करते हैं। तो ये सी वाले ऑप्शन से कंफ्यूज ना होइएगा, अटॉर्नी जनरल जो है वो ध्यान रखिएगा। अगर थोड़ा सा बात करें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में, तो संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 148 से 151 में इनका वर्णन जो है वो किया गया है, पूछ लिया जाता है काफी बार। साथ ही साथ राष्ट्रीय वित्त के संरक्षक के रूप में भी जो है इन्हें जाना जाता है। आठवां प्रश्न देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अब चार ऑप्शन है। राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किए जाने पर, लोकसभा की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद। इस टाइप से चार ऑप्शन दे रखे हैं। आंसर की बात करते हैं। दो ऑप्शन ऊपर, दो ऑप्शन नीचे। आंसर सही हो जाएगा डी वाला। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित जो अधिपत्र है उसके द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा, और न्यायाधीश तब तक वो जो पद होता है उस पर धारण करता रहता है जब तक वो 65 वर्ष की आयु को पूरा जो है वो ना कर ले। ये अनुच्छेद 124 जो है आपका कहता है। अगला देखते हैं कि निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, या फिर स्थानीय निकाय। कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में, तो स्थानीय निकाय आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न था कि जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया उसके प्रमुख जो है वो कौन थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पंचायती राज लागू किया गया, बताइए जीवराज मेहता, बलवंत राय मेहता, श्री मन्नारायण, या जगजीवन राम। कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से, तो बलवंत राय मेहता समिति आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बार ये प्रश्न रिपीट भी जो है वो होता है। बलवंत राय जो मेहता थे इनकी अध्यक्षता में 1957 में एक समिति का गठन किया गया था। जो समिति थी इसने अपनी रिपोर्ट लगभग 1 वर्ष में केंद्र सरकार को जो है वो सौंपी थी। तो इस समिति की सिफारिश के आधार पर ही जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने इसी के 2 साल बाद यानी कि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना का शुभारंभ किया था। इसी को पंचायती राज जो है वो कहा गया। तो आपका बी वाला बलवंत राय मेहता सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है आपका कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया था। बताइए चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ABCD में से सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया था। आंसर की बात करते हैं तो आपका 2 अक्टूबर 1952 जो है वो सही हो जाएगा। इसमें जो है वो लागू किया गया था। 12 नंबर प्रश्न है निम्न में से किस शासक ने सबसे पहले जजिया कर समाप्त किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। जैन उल आबिदीन, मोहम्मद बिन तुगलक, हुसैन शाह सरकी, या फिर अकबर। किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से, तो आंसर की बात करते हैं आपका पहला ऑप्शन जैन उल आबिदीन जो है वो सही होगा। देखिए 1420 ईस्वी में अली शाह का भाई था जिसका नाम था शाही का जैन उल आबिदीन, इन्हीं के नाम से सिंहासन पर बैठा था। ये कश्मीर का सबसे महान शासक था। इसकी धार्मिक उदारता के कारण बहुत से इतिहासकार थे इसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से जो है वो की जाती थी। अब प्रश्न अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस शासक ने सबसे पहले या किस मुगल शासक ने सबसे पहले जो है वो जजिया कर समाप्त किया था, तब आपका आंसर बदल जाएगा।
तब आपका आंसर हो जाएगा अकबर। ध्यान रखिएगा क्योंकि प्रश्न में जैन उल आबिदीन बहुत कम देखने को मिलता है, अधिकतर पूछा जाता है अकबर के संदर्भ में ही। तो अगर प्रश्न में अकबर ऑप्शन में दिया है पर यहाँ पर यह नहीं लिखा है कि किस शासक ने या किस मुगल शासक ने सबसे पहले जजिया कर समाप्त किया था, इसलिए हम अकबर के साथ जो है वो नहीं जा रहे हैं। जैन उल आबिदीन जो है इसने अपनी धार्मिक सहिष्णुता की नीति के तहत ही हिंदुओं को जजिया से मुक्त जो है वो कर दिया था। तो वैसे तो आंसर आपका ए वाला सही होगा, पर अगर मुगल शासक पूछा जाए तब आप अकबर को टिक करेंगे। अकबर जो है ये जजिया कर को समाप्त करने वाला पहला मुगल शासक जो है वो था। इसने 1564 में 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त किया था, लेकिन थोड़ा सा समय और जब बीता 1575 ईस्वी में तो इसने जजिया कर को फिर से लगा दिया था। अच्छा, धीरे धीरे जब और शासक आते हैं तो अपना परिवर्तन करते हैं, तो इसे 1579 से 80 ईस्वी जो है उसके बीच में इसे समाप्त कर दिया गया था। पर जब औरंगजेब आया था तो उसने क्या किया था, 1679 ईस्वी में जो है जजिया कर को जो है वो फिर से लगा दिया था। तो इसको लगाने हटाने का क्रम काफी चलता रहा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 13 कि पानीपत का तीसरा युद्ध जो है वो लड़ा गया था कब। चार ऑप्शन दे रखे हैं, 1526, 1761, 1556, 1857। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी 1761 ईस्वी में। क्योंकि देखिए पानीपत के 3 युद्ध लड़े गए थे। कई बार लोग क्या करते हैं, पानीपत का जो दूसरा युद्ध होता है उसका सन टिक कर देते हैं पानीपत के तीसरे युद्ध में, तो ये गलती ना करिएगा। 14 जनवरी 1761 ईस्वी को मराठों और अफगान जो आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली हैं उनकी सेनाओं के बीच ये जो है युद्ध लड़ा गया था। इसमें जो मराठा थे वो हार गए थे, उनकी पराजय हो गई थी। और मराठों की पराजय का जो रीजन था, कारण था, वो था सदाशिव राव भाऊ की कूटनीतिक असफलता। 14 नंबर प्रश्न है, महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बताइए, गोपाल मंडली, श्री नारायण सभा, सत्यशोधक समाज या महाजन सभा। महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो सत्यशोधक समाज आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सन भी याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज जो है सत्य को खोजने वाला समाज जो हम इसे कहते हैं। अगर बात करें उद्देश्य की, तो इसका उद्देश्य था समाज के कमजोर वर्ग को सामाजिक न्याय दिलाना। इसका सत्यशोधक समाज का। 15 नंबर प्रश्न है कि किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। राजा राम मोहन राय को, या फिर दयानंद सरस्वती को, या फिर स्वामी विवेकानंद को, या फिर रामकृष्ण परमहंस को। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो राजा राम मोहन राय आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो राजा राम मोहन राय हैं ये मानवतावाद के दूत के रूप में भी जाने जाते थे। 16 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था, मतलब कहां हुआ था। मुंबई में, कोलकाता में, नागपुर में, दिल्ली में। मैंने ये प्रश्न आपको पहले भी कराया था। मुंबई को ही बंबई करके लिखा रहना जरूरी, क्योंकि पहले नाम बंबई था इसका, अब जो है वो बदल गया है। बताइए ऑप्शन एबीसीडी में। आंसर की बात करते हैं तो पहले ही आपका ऑप्शन मुंबई बंबई सही हो जाएगा। 1885 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था और इसमें कुल 72 प्रतिनिधि थे जिन्होंने भाग लिया था। यह भी प्रश्न मैंने कराया था कि कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो 72 थे प्रतिनिधि। इसमें सभी अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों में वकील, व्यापारी, बंगाल के जमींदार, ये सभी जो है वो थे। 70 नंबर प्रश्न है, किसने यह विचार व्यक्त किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बीजी तिलक, दादा भाई नौरोजी, कार्ल मार्क्स या फिर एडम स्मिथ। तो ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, ये किसने जो है वो विचार दिया था। आंसर की बात करते हैं तो कार्ल मार्क्स आपका बिल्कुल सही होगा। इन्होंने ही विचार व्यक्त किया था कि भारत में जो ब्रिटिश आर्थिक नीति है वो घिनौनी है, भारत में सामाजिक क्रांति का कारण बनेगी, इंग्लैंड को क्रांति संपन्न करने में अनजाने में आ गया, ये एक प्रकार का औजार है, ये इन्होंने कहा था, कार्ल मार्क्स ने कहा था। 18 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किसने निकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था।
दादा भाई नौरोजी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, लोकमान्य तिलक ने या मदन मोहन मालवीय ने? निकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो दादा भाई नौरोजी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निकास का सिद्धांत इन्होंने ही जो है वो दिया था। 19 नंबर प्रश्न है कि यमुना नदी का उद्गम स्थल है, बताइए। चौखंबा, बंदरपूछ, नंदा देवी या फिर नीलकंठ? बताना है आपको इन चार ऑप्शन में से कि यमुना नदी का उद्गम स्थान जो है वो कौन सा है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में यमुना नदी का, तो आपका ऑप्शन बी वाला बंदरपूछ जो है वो सही हो जाएगा। ये जो है यमुना नदी, ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी के रूप में भी जो है वो जानी जाती है। निकलती ये है आपकी यमुनोत्री नामक जगह से और प्रयाग में गंगा से जाकर जो है वो मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में आपका चंबल है, छोटी सिंधु है, बेतवा है, केन है, ये सब जो है वो पूछी जाती है। अगला देखते हैं। अच्छा, इसकी लंबाई कितनी है? तो 1376 किलोमीटर, 1376 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। 20 नंबर प्रश्न है आपका। अब देखिए साइंस के शुरू हो रहे हैं क्योंकि मिक्स है ना आपका कोर्स में। तो लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं यकृत में, गुर्दे में, हृदय में, अस्थि मज्जा में? बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका डी वाला ऑप्शन अस्थि मज्जा बिल्कुल सही हो जाएगा। जब एक मनुष्य जीवित रहता है तो उसकी जो रक्त कोशिकाएं होती हैं वो परिपक्व होती हैं, और जब नष्ट होती हैं तो नई कोशिकाएं जन्म लेती हैं। तो लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं वो सामान्यतः 4 महीने तक जो है वो जीवित रहती हैं, या तो वो उसको दिनों में कह सकते हैं, महीनों में कह सकते हैं। रक्त कोशिकाओं निर्माण जो है वो अस्थि मज्जा जो है इसमें होता है। साथ ही साथ लसिका ग्रंथियों और प्लीहा में भी जो है वो होता है। डिटेल में मैंने चीजें बताई थी तब आपको क्लियर बताया था। अगला प्रश्न 21 नंबर है कि जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता बीओडी एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है, जलीय वातावरण में, मृदा में, वायु में या फिर सभी में? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे कि शुद्ध जल में घुली ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो आपकी 8 से 10 मिलीग्राम प्रति लीटर होती है, जो कि जलीय पौधे और जंतुओं के लिए उपयोगी होती है। इसे हम जैविक ऑक्सीजन मांग कहते हैं। अब जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता किससे संबंधित हो जाएगा, तो जलीय वातावरण आपका ए वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। और जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा होती है ना, इसके 4 मिलीग्राम में प्रति लीटर में कम होने पर जल को हम प्रदूषित की श्रेणी में जो है रखते हैं। चाहे तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वातावरण में सर्वाधिक परसेंटेज जो है वो किसका है? ऑक्सीजन का है, कार्बन डाइऑक्साइड का है, नाइट्रोजन का है या फिर हाइड्रोजन का है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, सभी जानते हैं। आंसर की बात करते हैं तो नाइट्रोजन का परसेंटेज सबसे ज्यादा जो है वो होता है। कितना होता है? तो वही 78.09% के आसपास होता है। ऑक्सीजन का परसेंटेज 20.95% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट 0.03% होता है। यही सब गैसें जो है आपकी विद्यमान होती हैं। और जो अति निम्न मात्रा में गैसें होती ना, उसमें ये आपकी हाइड्रोजन हो गई, हीलियम हो गई, ओजोन हो गई, जलवाष्प हो गई, क्रिप्टॉन हो गई, नियॉन हो गई, जेनॉन हो गई, ये सब निष्क्रिय गैसें होती हैं, वो सब पाई जाती हैं। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है वो कौन सा पहला भारतीय राज्य है जिसके सभी जिले राज्य की राजधानी से फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क द्वारा जुड़े हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश या उत्तराखंड? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क द्वारा जुड़े हैं। आंसर की बात करते हैं तो आपका आंध्र प्रदेश जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश जो है ये जुड़ा है। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कुछ यहाँ पर नाम दे रखे हैं, उनको आपको सही बताना है कि कौन सा कूट जो है वो सही होगा। सही क्रम पूछा गया है। श्री राजगोपालचारी योजना, वेवल योजना, माउंटबेटन योजना और कैबिनेट मिशन योजना। सन आपको पता होगा तो आसानी से सीरियल आप बता ले जाएंगे कि इनका सीरियल किस टाइप से जो है वो चलेगा। तो बात करते हैं सन की, तो सी राजगोपालचारी जो योजना है ये आपकी आई थी 1944 ईस्वी में। वेवल योजना जो है ये आपकी आई थी 1945 ईस्वी में। और माउंटबेटन जो योजना है ये आपकी आई थी
1947 ईस्वी में। और कैबिनेट मिशन योजना ये आई थी 1946 ईस्वी में। अब क्रम आप स्वयं से देख लीजिए। तो सीरियल की बात करें तो सबसे पहले एक नंबर आ रहा है 1944, सी राजगोपालचारी योजना, ठीक है। फिर वेबल योजना आ रहा है, 1 2 तक चल रहा है, उसके बाद चौथा नंबर आ रहा है क्योंकि 1946 पहले। तो 1 2 4 3 ये वाला आपका ऑप्शन देखिए कौन सा सही है। तो सी वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही है। सन आप सभी के याद रखिएगा कि कौन सा जो है वो कब आया था। वेबल योजना 1945 ईस्वी। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 25 कि देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था। बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, शिव नारायण अग्निहोत्री या रामकृष्ण परमहंस। आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे, शिव नारायण अग्निहोत्री जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देव समाज के संस्थापक जो है ये थे। 26 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा स्थित है। रूपकुंड, हेमकुंड, ताराकुंड, ब्रह्मा कुंड। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका हेमकुंड जो है वो सही हो जाएगा। चमौली जिले के बद्रीनाथ के समीप है आपका ये हेमकुंड। ये आपका धार्मिक, मात्र धार्मिक जो आस्था है उसका केंद्र ही नहीं है, प्रकृति के वैभव के रूप में भी जाना जाता है। और प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा भी यहीं पर स्थित है। और जो सिख हैं उनके द्वारा जो हेमकुंड है ना, इसकी झील को अपना मान सरोवर भी जो है वो माना जाता है। अगला देखते हैं 27 नंबर प्रश्न कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने की नीति का समर्थन किसने किया था। एपीजे अब्दुल कलाम ने, मनमोहन सिंह ने, करण सिंह ने या मोंटेक सिंह आहलू आहलूवालिया। ऑप्शन एबीसीडी में से बताना है कौन सा सही होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने की नीति का समर्थन, आंसर की बात करते हैं तो पहला ही ऑप्शन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो ग्रामीण और शहरी अंतर को दूर करने, उन्हें संतुलित करने, सामाजिक आर्थिक विकास को संतुलित करने, ये सभी के संदर्भ में जो है इनको जाना जाता है। 15 अगस्त 2003 को ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं के जो से संबंधित जो योजनाएं हैं उसकी घोषणा जो है इन्होंने की थी। अगला देखते हैं 28 नंबर की नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से तो आपका बिहार जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ ही साथ एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। ये जो है गुप्त वंश से संबंधित है, कुमार गुप्त उन्होंने की थी। ये भी प्रश्न ध्यान रखिएगा पूछा जाता है। और गुप्त वंश से संबंधित एक क्वेश्चन आता है कि सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया था, तो वो स्कंद गुप्त ने किया था। इस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 29 कि महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं ताकि पूरा प्रश्न दिखाई दे। बताइए नरसिंह वर्मन ने, समुद्रगुप्त ने, हर्ष ने या फिर पुलकेशिन द्वितीय ने। यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। बताइए महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था। सुपर टेट का जो पेपर हुआ था इससे पहले 69,000 शिक्षक भर्ती वाला, वहां से इस टाइप का एक प्रश्न पूछा गया था मंदिरों से सही संबंधित। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में तो आपका नरसिंह वर्मन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मामल्य शैली का विकास नरसिंह वर्मन प्रथम महामल्ल के काल में ही हुआ था। और इसके अंतर्गत दो प्रकार के स्मारक बने थे, एक मंडप था और एकाश्म मंदिर, जिन्हें हम रथ जो है वो कहते हैं। और इस शैली में जो निर्मित सभी स्मारक है ना वो मामल्लपुर महाबलीपुरम में ही जो है वो विद्यमान है। साथ ही साथ जो ये रथ मंदिर है ना, इनका जो निर्माण था वो एकाश ये रथ और एकाश्म जो मंदिर है उनका निर्माण जो है कठोर चट्टानों को काट कर जो है वो किया गया था। प्रमुख रथ कौन कौन से हैं इनमें, जैसे द्रौपदी रथ हो गया, नकुल सहदेव रथ हो गया, अर्जुन रथ हो गया, भीम रथ हो गया, धर्मराज रथ हो गया, गणेश रथ हो गया, सब इसके एग्जाम्पल है। अगला 30 प्रश्न है कि अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है। बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं, आसानी से आप बता ले जाएंगे। पोलो, गोल्फ, निशानेबाजी या बैडमिंटन में कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से तो निशानेबाजी से संबंधित है अभिनव बिंद्रा। 25 वर्षीय अभिनव बिंद्रा। अब तो एज बढ़ गई होगी, नहीं एज तो इनकी 38 है इस समय, 38 है क्योंकि इनका जन्म हुआ था 1982 में देहरादून में। 25 वर्ष से रिलेटेड ये है कि 25 वर्ष की आयु में इन्होंने बीजिंग ओलंपिक जो खेल थे उसकी 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 700.5 अंकों के साथ स्वर्ण जो है वो जीता था। तभी से ये बहुत ज्यादा चर्चा में जो है वो आए थे। और ये इतिहास इन्होंने रचा था 11 अगस्त 2008 को। निशानेबाजी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कि दक्षिण गंगोत्री के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा? चार ऑप्शन दे रखे हैं, दक्षिण गंगोत्री के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो भारत का पहला अंटार्कटिक शोध केंद्र, सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो है, जो अंटार्कटिका विश्व का आपका पांचवा बड़ा महाद्वीप है ना, तो वही दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और भारत ने यहीं पर जो है वो भू संरचना, मौसम, पर्यावरण, जीवाश्म आदि वैज्ञानिक परीक्षण के लिए एक केंद्र बनाया, स्थायी मानव युक्त केंद्र, जिसे हम दक्षिण गंगोत्री जो है वो कहते हैं। भारतीय और साथ ही साथ 1987 ईस्वी में भारतीय शोध केंद्र मैत्री की स्थापना भी जो है वो की गई थी। तो मैत्री भी पूछा जाता है, दक्षिण गंगोत्री भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि अंटार्कटिक जो है, यहाँ पहुंचने वाला पहले भारतीय कौन थे? तो उनका नाम था रामचरण। अगला देखते हैं प्रश्न कि पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र लुनोज जो है वो किस राज्य में स्थित है? बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा? ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो गुजरात आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। लुनोज जो है ये आपका, खंबात या लुनोज जो है, ये बड़ौदरा से 60 किलोमीटर पश्चिम में वाड़सर में स्थित है। वाड़सर आपका गुजरात के अंतर्गत ही आता है। और ये जो फेमस है लुनोज, तो वैज्ञानिक जो है उनके अनुसार यहाँ पर जो तेल है उसके काफी स्तर है, मतलब मोटे मोटे स्तर हैं, लेवल हैं। तो वहीं पर बताया गया है कि लगभग 3 करोड़ टन यहाँ पर तेल विद्यमान है। तो उसी के संदर्भ में लगातार यहाँ पर खोज वगैरह जो है वो की जा रही है। अन्य अगर ऑप्शन में थोड़ा सा नजर डालेंगे तो असम जो है, ये आपका पूरे देश का सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन तेल क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। मुंबई हाई जो है, ये मुंबई तट से 176 किलोमीटर दूर एक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ से देश के कुल उत्पादन का लगभग 60% खनिज तेल की आपूर्ति होती है। 33 प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? अजंता, भीमबेटका, बाग या अमरावती? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आप क्या कहेंगे? ऑप्शन बी वाला भीमबेटका जो है वो सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है ना, भोपाल, इससे 40 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है आपका भीमबेटका नामक एक पहाड़ी। तो ये जो पहाड़ी है, इसी पर ऊंची चट्टानों की एक श्रृंखला खड़ी है। यहाँ करीब 500 गुफाओं में शैल चित्रों का वर्णन किया गया है, या अभूतपूर्व वर्णन है, संसार बसा हुआ है, कुछ भी आप कह सकते हैं। अगला देखते हैं 34 प्रश्न कि भारत के राज्यों में राज्य वित्त निगम जो है, उन्होंने मुख्य रूप से जिनके विकास के लिए सहायता दी है, वे जो हैं इनमें से हैं। कौन है ये आपको बताना है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका मध्यम और छोटे पैमाने के उद्योग जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं कि नरसिम्हम समिति जो है वो किससे संबंधित है? भूमि सुधार से, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से, श्रम सुधार से, या कृषि सुधार से? नरसिम्हम समिति किससे संबंधित है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो श्रम सुधार आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो नाबार्ड है, वो इसी से श्रम सुधार से जो है वो जोड़कर याद रखिएगा। और अगर थोड़ा सा इसके बारे में बात करें नरसिम्हम समिति के बारे में, तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उसमें 1991 के आर्थिक संकट के उपरांत बैंकिंग क्षेत्र में सुधार की दृष्टि से 1991 में ही जो नरसिम्हम है, इन्हीं की अध्यक्षता में नरसिम्हम समिति जो है वो, इसकी स्थापना जो है वो की गई थी, या इसी को वित्तीय क्षेत्रीय सुधार समिति भी आप कह सकते हैं। कुल मिलाकर वित्त से संबंधित था। 36 नंबर प्रश्न है, इनमें से नाबार्ड का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? वैसे इसके श्रम सुधार से ज्यादा आपका सही इसमें बैंकिंग क्षेत्र के साथ जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वित्तीय जो शब्द यहाँ पर मैंने बात की वो बैंकिंग सेक्टर से ज्यादा रिलेटेड है। तो वित्तीय से संबंधित है, तो आपका ये सी वाला ऑप्शन श्रम सुधार जो है वो नहीं सही होगा। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित ये वाला आपका जो है वो सही होगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, बाकी सारी चीजें वही हैं, 1991 में जो है वो स्थापना हुई थी। 36 प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से नाबार्ड का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई या जयपुर? नाबार्ड मैंने अभी बताया ना कि 12
जुलाई 1982 जो है इसको स्थापना हुई थी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की। तो कृषि और ग्रामीण विकास में सहायता के लिए इसकी स्थापना जो है वो की गई थी। कहाँ की गई थी ऑप्शन एबीसीडी में से? तो मुंबई आपका जो है वो सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है कि सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत जो है वो क्या है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, प्रकाश विद्युत प्रभाव या फिर सेरेनकोव प्रभाव। बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो नाभिकीय संलयन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जब भी बात की जाए सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा की तो नाभिकीय संलयन वर्ड ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ सूर्य जो है इसका अधिकांश भाग हाइड्रोजन लगभग 71%, हीलियम लगभग 26% का जो है वो बना हुआ है। परसेंटेज भी जो है वो पूछ लिया जाता है। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के लिए सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश जो है वो कौन सा है? बैंगनी, लाल, नीला या हरा। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। प्रकाश संश्लेषण जो है इसके लिए सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो आपका लाल प्रकाश जो है वो सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा लाल रंग जो होता है ना इसमें प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है। क्यों? क्योंकि तरंग दैर्ध्य भी इसकी जो है वो सबसे अधिक होती है और सबसे कम जो है वो हरे रंग में होता है, क्योंकि पत्तियों का रंग आपका हरा होता है, इसीलिए हरे रंग को वो प्रतिकर्षित कर देती हैं। तो सबसे कम हरे रंग में और सबसे अधिक जो है वो आपका लाल रंग में। बहुत अलग अलग जगह देखेंगे अलग अलग दिखा होगा, कंफ्यूज ना होगा, याद रखिएगा। 39 प्रश्न देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार। जनगणना से एक ना एक प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो बिहार आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। 40 नंबर प्रश्न है इनमें से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर जो है वो लगाता है? बृहस्पति, बुध, पृथ्वी या शनि। आसान सा ये भी प्रश्न है, कठिन नहीं है, सभी लोग कर ले जाएंगे। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आप क्या कहेंगे? बुध आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सूर्य के सर्वाधिक नजदीक ग्रह बुध जो है और सबसे गर्म और सर्वाधिक छोटा ग्रह भी इसी को हम कहेंगे। साथ ही साथ 88 दिन में जो है ये सूर्य की परिक्रमा कर लेता है, दिन भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। चार ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं, डायरेक्ट आंसर की बात करेंगे। यहाँ पर चार ऑप्शन आप स्वयं से पढ़ सकते हैं, कौन सा इनमें से कथन सही है ये आपसे पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है। और आप जानते भी हैं कि पृथ्वी की जो अक्षांश रेखा होती है, जिस अक्षांश रेखा पर सूर्य के लंबवत पड़ता है ना वहां पर टेम्परेचर सबसे ज्यादा मिलता है। तो उसी के फलस्वरूप उसे ही हम तापीय भूमध्य रेखा जो है वो कहते हैं। सबसे ज्यादा अच्छा टेम्परेचर कब होता है? तो 21 जून को जो है वो कर्क रेखा पर जो है वो होता है। अगला देखते हैं 42 प्रश्न कि ग्लोबीय तापमान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यहाँ पर चार इस टाइप से अलग अलग कथन दे रखे हैं और नीचे इन ऑप्शन भी दे रखे हैं। आपको बताना यह है कि इनमें से कौन कौन से कथन जो है वो सही है। तो आंसर की बात करें तो चारों ही यहाँ पर कथन सही है। तो आंसर आपका 1 2 3 4 चारों सही हो जाएगा। एक एक करके पढ़ लेते हैं थोड़ा सा जूम करके। कि ग्लोबीय तापमान का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इससे ध्रुवीय बर्फ की चोटियों के पिघलने से समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होगी। बिल्कुल वृद्धि होती है जब जैसे जैसे पिघलती है। दूसरा कह रहे हैं कि यदि ग्लोबीय तापमान के वर्तमान जो स्तर है उस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो सन 2070 ईस्वी तक समुद्र की सतह का 1 मीटर तक बढ़ना संभावी है। बिल्कुल संभावी है। साथ ही 2070 तक है, ये भी ध्यान रखिए। विश्व के समस्त जो मूंगे हैं वो डूब जाएंगे बिल्कुल जब लेवल बढ़ेगा तो। चौथा कह रहे हैं संभावना है कि सन 2044 ईस्वी तक फिजी डूब जाएगा और समुद्र तल के बढ़ने से इसी वर्ष तक नीदरलैंड पर एक गंभीर संकट छा जाएगा। ये भी आपका बिल्कुल जो है वो सही है, फिजी और नीदरलैंड के संदर्भ में। तो चारों ही आपके कथन बिल्कुल सही है, आंसर ये वाला हो जाएगा। 43 प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? मरुस्थल, घास के मैदान, पर्वतीय या समुद्रिक। आंसर की बात करते हैं तो पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है सामुद्रिक। संपूर्ण पृथ्वी का 70.78% जल है और 29.22% स्थल है। तो उस आधार पर आसानी से आप बता सकते हैं कि समुद्रिक सबसे ज्यादा फैला हुआ है। अगला निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? अम्लीय, क्षारीय, जलोढ़ या रेगुर। बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो ये प्रश्न मैंने आपको कराया भी था, अम्लीय जो है ये आपका सही हो जाएगा। जो मिट्टी चाय बगानों के लिए उपयुक्त होती है, सेम इस टाइप का प्रश्न मैंने आपको कराया था। 45 नंबर प्रश्न आपका है कथन और कारण
और नीचे आपको वैसे ऑप्शन दे रखे हैं जैसे हमेशा दिए होते हैं, बताइए कौन सही कौन गलत। कथन कह रहा है कि भारत में नगरीकरण और औद्योगिकरण जो वृद्धि है उसके साथ अपराधों में भी वृद्धि हुई है, और रीजन इसका ये दिया गया है कि औद्योगिक नगरीय व्यवस्था परिवार और सांस्कृतिक अव्यवस्था के कारण है। तो बताइए दोनों सही हैं गलत हैं, क्या है क्या होगा? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में। आंसर की बात कर लेते हैं तो आपका पहला ही ऑप्शन ए और आर दोनों ही सही है, और आर ए की सही व्याख्या ये वाला जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 46 प्रश्न की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस स्थित है पुणे में, लखनऊ में, हैदराबाद में या बेंगलुरु में? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो बेंगलुरु आपका जो है वो सही हो जाएगा, बेंगलुरु में स्थित है। 47 प्रश्न यहाँ से हमारे रीजनिंग पोर्शन के हैं, और तीन ही प्रश्न है 47, 48, 49, 50, वही चार प्रश्न है आपके। तो इस टाइप से आपको चार यहाँ पर दे रखे हैं नाम, आपको इनको अरेंज करना है किसके अकॉर्डिंग? शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। तो आपको देखना है एस देखिए चारों में ही सब में पहले है, उसके बाद सेकंड लेटर देखिए यहाँ यू है, यहाँ एच है, यहाँ यू है, तो एबीसीडी में एच पहले आता है तो ये वाला एच वाला पहले आएगा, यानी 2 नंबर सबसे पहले आएगा। अब आपको इन तीनों में देखना है, यू दूसरे में सब में कॉमन है, जो तीसरा वाला लेटर है इसमें बी है, इसमें बी है पर इसमें सी है, तो सी वाला बाद में आएगा। आपको इन दोनों में देखना है इसके बाद वाला लेटर, तो बी के बाद टी आ रहा है, यहाँ पर डब्ल्यू आ रहा है, तो पी क्यू आ रहा है, टी यू वी डब्ल्यू होता है ना, तो तीन आपका सबसे इसके बाद आएगा। अब आप देखिए दो सबसे पहले, तीन उसके बाद, दो तीन वाला पहला ही ऑप्शन है, बाकी आपको ऑप्शन चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके बाद चार आएगा, उसके बाद एक आएगा। इस टाइप के प्रश्नों को कैसे करते हैं? लेटर आपको देखना होता है सभी में कॉमन में कि कौन पहले आ रहा है उसी आधार, जैसे डिक्शनरी आप चेक करते हैं उसी अकॉर्डिंग ही होता है। 48 प्रश्न है कि नीचे दिए गए एक विशेष पद्धति के आधार पर बिना हल किए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। नीचे चार ऑप्शन भी दे रखे हैं, बताना है आपको किस टाइप से यहाँ पर होगा। 2, 3 + 6 + 7 = 9 लिखा हुआ है, 12 + 13 + 16 + 17 = 99 लिखा हुआ है। इसी प्रकार 102 + 103 बराबर क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है, बताइए, दिमाग लगाइए कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं, यहाँ पर देखिए जितने भी एक एक नंबर वाले नंबर दे रखे हैं उनका जोड़ एक ही नंबर वाला 9 आ रहा है, यहीं दो दो नंबर वाले देखिए तो उसका एक ही नंबर यानी 2 नंबर वाला 9 9 आ रहा है। सेम चीज यहाँ पर देखेंगे तो 3 3 नंबर वाले सब दे रखे हैं, तो इनका जोड़ क्या हो जाएगा? 9 9 9 3 बार आ जाएगा। आंसर आपका ए वाला 999 ए वाला सही हो जाएगा। कई बार क्या होता है इन्हीं में और भी तरीके से आ जाता है, यानी कि एक ही प्रश्न को अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं, कोई और भी आप यहाँ पर लॉजिक लगा सकते हैं, तो देख लीजिएगा। 49 प्रश्न है लुप्त संख्या, आपको जो है वो बतानी है कि इनमें से कौन सी जो है वो होगी। अब यहाँ पर के एल एम एन लिखा हुआ है, रेशियो पी ओ एन एम लिखा है, समानुपात हाई एच आई जे के, और अनुपात क्या होगा? तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक दूसरे के अपोजिट लिखे हुए हैं। के का अपोजिट जो है वो पी होता है, एल का ओ होता है, एम का एन होता है, और एन का एम। अपोजिट कैसे पता चला? एम और एन से पता चला। देखिए एम का एन लिखा है, एन एम का एम। अपोजिट क्या होते हैं? जैसे कि एबीसीडी आप लिखते हैं ना, तो ए का जेड होता है अपोजिट, बी जो है इसका वाई होता है, सी जो है इसका एक्स होता है, तो ये अपोजिट होते हैं। ए से आपका 13 तक जो होंगे फिर 14 से आपके अपोजिट चलने लगते हैं। अब यहाँ पर एच आई जे के अपोजिट लिख दीजिए। एच का अपोजिट क्या होता है? एस होता है। ये देखिए दे भी रखा है, बी वाले ऑप्शन में ही केवल एस है, बाकी तो किसी में है भी नहीं। आई का अपोजिट जो है वो आर होता है, और जे जो है इसका अपोजिट क्यू होता है, और के का जो है वो पी होता है। ये अपोजिट याद करने की भी बहुत सी ट्रिक होती है, जैसे एक ट्रिक होती है सर्ट जी करके, सबको रफ कर देते हैं। ट्रिक होती है सर्ट जी। अब ये जो एस है इसका अपोजिट क्या है? एच है। देखिए अभी आपने देखा ना, एच का अपोजिट एस है। आई का अपोजिट जो है वो आर है, ये देखिए आई जो है इसका अपोजिट आर है। टी का अपोजिट जी है। तो ऐसे ही और भी बहुत सी ट्रिक होती हैं। एक जैसे के पी है, तो क्या कमला पसंद ट्रिक होती है, तो के जो है उसका अपोजिट पी होता है। एक ट्रिक आपकी लव होती है, एल ओ वी ई, तो एल का अपोजिट ओ होता है, वी का अपोजिट ई होता है। जैसे देखिए एल का अपोजिट यहाँ पर ओ था। तो ये कुछ ट्रिक होती है। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। ये प्रश्न आपका प्रतिबिंब पर आधारित है, जिसमें सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनने के लिए बात जो है इसमें
की गई है। ये आपका प्रतिबिंब दे रखा है और नीचे 4 आकृतियां दे रखी हैं। आपको बताना क्या है कि इनमें से ए, बी, सी और डी में से सही दर्पण प्रतिबिंब जो है वो कौन सा है। 4 ऑप्शन है, बताइए। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ताकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से अभी तक ना जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी बालाजी स्टडी अड्डा जुड़ सकते हैं। इससे पहले के मॉडल पेपर आपने नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि अभी तक 3 मॉडल पेपर हम ऑलरेडी करा चुके हैं। उसके लिए भी हम एक अलग से प्लेलिस्ट जो है वो बना देंगे, यदि ना मिले तो कमेंट कीजिएगा, मैं वहां पर आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए बात करते हैं अब आंसर की, इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो आपका यहाँ पर इस तरफ अगर मिरर लगा हुआ है तो ये वाला जो एरो इस टाइप से जा रहा है ना, ये उस तरफ हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। अगर आप ये मिरर लगा हुआ है बीच में तो कोई चीज अगर इस तरफ देख रहा होगा तो मिरर में उस तरफ हो जाएगी। सेम चीज ये वाला जो एरो यूं नीचे है ये इस तरफ आ जाएगा। इनमें से देखिए सी वाले में जो है सेम इसी तरीके से है, बस सी वाला जो है वो सही हो जाएगा। सभी 50 प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नया प्रश्न पूछते हैं, सभी लोग 50 में से कितने प्रश्न आपके सही रहे अपना स्कोर अवश्य वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा कि कितने प्रश्न आप 50 में से सही जो है वो कर पाए। एकदम सही सही बताइएगा। ये है आपका इस वीडियो का प्रश्न, जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है कि खजुराहो के मंदिर जो है वो किसने बनवाए थे। विजयनगर राजाओं ने, बहमनी सुल्तानों ने, चंदेल राजाओं ने या फिर गुप्त राजाओं ने। इस टाइप से 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके जो है वो बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के प्रैक्टिस के साथ। और साथ ही साथ लाइव टाइमिंग जिनको नहीं पता है, 2 लाइव टाइमिंग है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।